एवरीवन, तो आज हम लोग क्लास 12 का जो चैप्टर है बायोलॉजी का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का लेक्चर थर्ड पढ़ने वाले हैं और साहिल सर आप लोग को लेक्चर थर्ड कराएंगे। अगर आप लोग को लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड पसंद आया होगा तो प्लीज आप लोग के जितने भी दोस्त हैं पूरे भारत देश में आप लोग ये वीडियोस उनको शेयर कीजिएगा ताकि हम लोग को भी मोटिवेशन मिलेगा कि हम लोग और भी ऐसे लेक्चर्स लेके आएँ। और आप लोग को ये पढ़ाई देखना है तो आप लोग हमारे ऐप पे भी जा सकते हैं। प्ले स्टोर पे ज्ञान पाठशाला का ऐप है जहां पे आप बहुत सारी पढ़ाई फ्री में कर सकते हैं। आप टेस्ट भी दे सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। Let us begin the chapter molecular basis of inheritance। पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा कि डीएनए मॉलिक्यूल्स बेसिकली कंटेन करता है, आरएनए मॉलिक्यूल बेसिकली कंटेन करता है नाइट्रोजनस बेसिस, फॉस्फेट ग्रुप एंड द शुगर। डीएनए के अंदर जो शुगर मौजूद होता है वो होता है डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है और नाइट्रोजनस बेसिस बेसिकली दो टाइप के, प्यूरिन एंड pyrimidine। जिसमें हमने पढ़ा कि प्यूरिन जो होता है वो बेसिकली दो टाइप का होता है, एडेनिन एंड ग्वानिन। And again pyrimidine, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिल, जिसमें डीएनए के अंतर्गत जो मौजूद होता है वो होता है आपका थायमिन और आरएनए में मौजूद जो होता है वो होता है आपका यूरासिल। नाउ अब हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ डीएनए। तो डिस्कवरी ऑफ डीएनए पढ़ेंगे। पहले साइंटिस्ट जिन्होंने डिस्कवरी ऑफ डीएनए में अपना पहला कदम रखा वो थे हमारे मिशर, जो रखते हैं 1869 में। इन्होंने क्या देखा, वाइल फाइंडिंग डीएनए, इन्होंने देखा कि न्यूक्लियस के अंदर कोई एक ऐसा चीज़ है जो बेसिकली क्या है, एसिडिक है, जिनको ये बाहर की तरफ एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाए थे, आइसोलेट करने में असक्षम थे बिकॉज ऑफ द सम, क्योंकि वहाँ पे टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं थी तो ये नहीं कर पा रहे थे। तो मिसर साहब ये देखते हैं कि एक एसिडिक मीडियम मिलता है जिनको ये नाम देते हैं न्यूक्लिन, जो बेसिकली कैसा स्ट्रक्चर हो जाता है, इल्यूसिव स्ट्रक्चर। ना इल्यूसिव कहने का मतलब हुआ कि ऐसा जिनको तोड़ करके बाहर नहीं निकाला जा सका, जिनको वो स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं कर सके, पढ़ नहीं सके। उसके बाद आते हैं दूसरे साइंटिस्ट हमारे जिनका नाम है विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। विल्किंस और फ्रैंकलिन एक्सरेज डिफ्रैक्शंस का यूज करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। आगे हम जाकर के पढ़ेंगे कि जो फेमस मॉडल है डीएनए का, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल, वो विल्किंस और फ्रैंकलिन के ही वर्क को आगे की तरफ प्रोसीड करके और मॉडल को देते हैं ना। जो तीसरे महत्वपूर्ण साइंटिस्ट थे, इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे, वो थे हमारे चारगाफ। चारगाफ क्या कहते हैं कि डीएनए को केमिकली एनालाइज करते हैं और केमिकली एनालाइज करने के बाद वो कहते हैं कि जो रेशियो है ए टू टी यानी कि एडेनिन से थाइमिन का और जी टू सी यानी ग्वानिन से साइटोसिन का, वो हमेशा क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, जिसका मतलब होता है कि a अपॉन में t इज इक्वल टू 1, g अपॉन में c इक्वल टू 1, विच मेक्स a अपॉन में t इक्वल टू g अपॉन में c इज इक्वल टू 1। अब आप कह सकते हो कि जितना a है उतना ही t है, जितना c होगा उतना ही आपका g भी मौजूद है किसी एक डीएनए के पूरे स्ट्रैंड या फिर मॉलिक्यूल में। तो हम कह सकते हैं कि a प्लस जी अपॉन में t प्लस सी हमेशा क्या आने वाला है, आपका कांस्टेंट। ये टर्म हमेशा क्या आने वाला है, कांस्टेंट। और ये वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज थी डीएनए को फाइंड करने में, डीएनए मॉलिक्यूल्स के बारे में और जानने में। इसी मॉडल का इस्तेमाल करते हैं, इन्हीं कुछ नियमों का इस्तेमाल करते हैं हमारे वॉटसन एंड क्रिक। और 1953 के अप्रॉक्स वो देते हैं डीएनए मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, ये पहली बार कहने वाले साइंटिस्ट बने वॉटसन एंड क्रिक। इनका जो भी आइडिया था वो बेसिकली अभी मैंने बताया किस पे बेस्ड था, फ्रैंकलिन एंड विल्किंस के थ्योरी या फिर कह सकते हैं उनके वर्क पे बेस्ड था। एक और बात पहले यहाँ पे जानने के बाद कि आपको ये पता है कि ए और जी हुआ, इन्हीं को हम कहते हैं प्यूरिन, और सी या टी है ये कहलाता है हमारा pyrimidine। चारगाफ रूल के अकॉर्डिंग ये पता था कि एडेनिन हमेशा बाइंड होता है थाइमिन के साथ और ग्वानिन हमेशा बाइंड होता है साइटोसिन के साथ। हम आगे जाकर के क्लास में पढ़ें कि एडेनिन हमेशा बाइंड होता है थाइमिन के साथ बाय अ डबल बॉन्ड और ग्वानिन हमेशा बाइंड होता है ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइटोसिन के साथ। ये जो बॉन्ड होते हैं ये बेसिकली कौन से बॉन्ड होते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं एच बॉन्ड। आप ये देखो तो ए प्यूरिन है, जी भी प्यूरिन है,
टी पिरिमिडीन है और सी भी क्या है, पिरिमिडीन है। यानी कि एक डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर अगर ये कहा जाए कि जितना प्यूरीन मौजूद है और उतना ही पिरिमिडीन भी क्या होता है, मौजूद होता है। यानी एक डीएनए के मॉलिक्यूल के अंदर, एक डीएनए के स्ट्रैंड के अंदर प्यूरीन और पिरामिडीन का अमाउंट या कंसंट्रेशन या नंबर बेसिकली क्या रहने वाला है, हमेशा सेम। नाउ इंपॉर्टेंट पार्ट नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वॉटसन एंड क्रिक का जो हॉलमार्क था, एनसीईआरटी में वर्ड लाइन किया गया है हॉलमार्क, यानी हॉलमार्क को आप कह सकते हैं ऐसे कि इंपॉर्टेंट जो था, जो जिसके ऊपर ये थ्योरी बेस्ड था, वो बेसिकली था बेस पेयरिंग। नाउ दिस इज बेस पेयरिंग। हॉलमार्क क्या था फ्रैंक वॉटसन एंड क्रिक मॉडल का, वो था आपका बेस पेयरिंग। नाउ बेस पेयरिंग कहने का मतलब क्या होता है, बेस पेयरिंग है प्यूरीन और पिरामिडीन के बीच, यानी कि नाइट्रोजनस बेसिस के बीच का पेयरिंग, जिसमें ए हमेशा बाइंड होता है टी के साथ डीएनए के अंदर और जी हमेशा बाइंड होता है सी के साथ इन डीएनए मॉलिक्यूल। ए बाइंड होता है टी के साथ बाय डबल बॉन्ड और वैसे ही जी बाइंड होता है सी के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ। और ये बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, ये ट्रिपल बॉन्ड भी कैसे बॉन्ड्स हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, डबल स्ट्रैंड से हमको ये पता चला, यहां से पता चलता है कॉम्प्लीमेंटेरिटी की प्रॉपर्टी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉम्प्लीमेंटेरिटी? कॉम्प्लीमेंटेरिटी बताता है कि दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट कहने का मतलब क्या होता है, समझिएगा कि अगर कोई एक स्ट्रैंड के बारे में हमको पता है या एक स्ट्रैंड के बेसिस के बारे में हमको पता है, तो हम उस बेसिस का इस्तेमाल करके दूसरे डीएनए के स्ट्रैंड को क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। ये कहलाता है आपका कॉम्प्लीमेंटेरिटी। क्या कहा मैंने कि अगर आपको डीएनए का एक स्ट्रैंड अगर पता है तो इसका यूज करके आप डीएनए के दूसरे स्ट्रैंड को भी इजीली क्या कर सकते हो, फॉर्म कर सकते हो या बना सकते हो, पहला। दूसरा बात ये पता चला कि अगर कोई डीएनए के डबल स्ट्रैंडेड मौजूद है तो ये एक्ट कर सकते हैं एज अ टेम्पलेट डीएनए, जिसका यूज करके हम दूसरे डीएनए के स्ट्रैंड्स को क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। दो चीजें वॉटसन एंड क्रिक का मॉडल एक्सप्लेन करता है कॉम्प्लीमेंटेरिटी को। नाउ कॉम्प्लीमेंटेरिटी कहता है कि अगर डीएनए का एक स्ट्रैंड के बारे में अगर पता है हमें, तो दूसरे डीएनए के स्ट्रैंड को हम फॉर्म कर सकते हैं। और डीएनए का जो स्ट्रैंड है वो एक्ट करता है एज अ टेम्पलेट डीएनए, जिसका यूज करके हम दो बाकी स्ट्रैंड्स को भी क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज सम ऑफ द साइलेंट फीचर्स ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल्स। नाउ सम ऑफ द साइलेंट फीचर्स इंक्लूड, पता है कि डीएनए का जो स्ट्रैंड होता है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है। नाउ ये जो डीएनए का स्ट्रैंड है ये किसका बना होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है, और ये कहलाता है हमारा बैकबोन। ये इसी को कहते हैं हम बैकबोन, जो बेसिकली बैकबोन बना हुआ है आपका शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप से, शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। अगर ये डीएनए का स्ट्रैंड है हम कहते हैं, तो यहाँ जो शुगर मौजूद होगा वो होगा आपका डीऑक्सीराइबोज शुगर, ये बनाते हैं आपका बैकबोन। और जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं वो हमेशा अंदर की तरफ मौजूद होते हैं, और जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं वो हमेशा कहाँ मौजूद होंगे, आपके अंदर की तरफ मौजूद होंगे। और यही अंदर की तरफ मौजूद होने के कारण आप देखेंगे कि जो डीएनए स्ट्रैंड्स होते हैं वो बेसिकली एंटी पैरेलल भी होते हैं। एंटी पैरेलल कहने का मतलब क्या होता है, एंटी पैरेलल कहने का मतलब हो गया कि एक अगर स्ट्रैंड अगर स्टार्ट हो रहा है 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड तक, तो दूसरा जो स्ट्रैंड होगा वो होगा 3 प्राइम एंड से 5 प्राइम एंड तक। इसी को बोलते हैं एंटी पैरेलल। और ऐसा इसी वजह से होता है क्योंकि नाइट्रोजनस बेसिस इसके भी कहाँ मौजूद होंगे, अंदर। और यही नाइट्रोजनस बेसिस एक दूसरे के साथ क्या बनाएंगे, बेस पेयर। बाय फॉर्मिंग दे विल फॉर्म बेस पेयर by forming hydrogen bond, by forming the hydrogen bond. Now तीसरा है हाइड्रोजन बॉन्ड होगा बिटवीन द बेसिस। अगेन डीएनए के अंदर कौन कौन से बेसिस मौजूद होते हैं हमें पता है, ए, जी, टी और सी, जिसमें ए और टी के बीच मौजूद होता है हमारा डबल बॉन्ड, और जी और सी के बीच मौजूद होता है ट्रिपल बॉन्ड। नाउ दिस बॉन्ड्स आर बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड।
जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है हमारा वो राइट हैंडेडली फैशनड होता है, यानी कि राइटली कॉइल्ड होता है, राइट हैंडेड फैशन में मौजूद होता है। ये हो गया डीएनए मॉलिक्यूल। और डीएनए मॉलिक्यूल के एक टर्न कहने का मतलब क्या है समझिएगा। अगर यहाँ से डीएनए मॉलिक्यूल आया तो यहाँ से यहाँ ये कंप्लीट कहलाता है एक टर्न। अगेन यहाँ से घुमा और घूम करके एक बार ये कंप्लीट हुआ एक टर्न। और इसी एक टर्न को हम कहते हैं एक पिच। इसी एक टर्न को हम कहते हैं एक पिच, जिसका लेंथ होता है 3.4 नैनोमीटर। जिसका लेंथ होता है 3.4 नैनोमीटर। नाउ एक टर्न में अभी मैंने कहा एक ये जो टर्न हुआ, एक टर्न में टोटल कितने बेसिस मौजूद होंगे, नाइट्रोजनस बेसिस। आप बोलोगे 10 नाइट्रोजनस बेसिस मौजूद होंगे। एक टर्न में एक पिच में कितने नाइट्रोजनस बेस मौजूद होंगे? आपका आंसर हमेशा होना चाहिए 10 बेस पेयर्स। अगर ये मेरा बेस पेयर है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये हम कहते हैं कि ये ए है, यहाँ पे जी है, ये बेस पेयर यहाँ पे टी है और ये सी है, तो ए और जी जो दो बेस पेयर है इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा 0.34 नैनोमीटर। और एक टर्न के अंदर, आई एम टॉकिंग अबाउट एक टर्न, पूरा एक पिच के अंदर टोटल लेंथ होता है 3.4 नैनोमीटर। और एक टर्न में टोटल बेस पेयर्स होते हैं 10, यानी कि एक बेस पेयर के बीच की, दो बेस पेयर्स के बीच का डिस्टेंस हो गया 0.34 नैनोमीटर। नाउ डीएनए मॉलिक्यूल में देखा जाता है स्टैकिंग ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। स्टैकिंग ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस कहने का मतलब क्या हुआ कि एक नाइट्रोजनस बेस के मतलब ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, और यही स्टैकिंग अलोंग विद द हाइड्रोजन बॉन्ड प्रोवाइड करता है स्टेबिलिटी को। क्या प्रोवाइड करता है? स्टेबिलिटी को। यही स्टैकिंग नाइट्रोजनस बेसिस का अलोंग विथ द हाइड्रोजन बॉन्ड, अलोंग विथ द हाइड्रोजन बॉन्ड H2 बॉन्ड के साथ ये प्रोवाइड करता है स्टेबिलिटी को। नाउ अभी मैंने कहा आपको कि नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं वो अंदर की तरफ मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल आप ध्यान दीजिएगा, एडेनिन जो है वो एक टाइप का प्यूरिन है, जी अगेन एक टाइप का क्या है? प्यूरिन है, टी क्या है? पिरामिडीन है, और सी क्या है? पिरामिडीन है। अब आप खुद से सोच के देखो कि ये प्यूरिन का, आपको बताया गया था लास्ट लेक्चर वीडियो में कि प्यूरिन जो होता है वो बेसिकली 9 मेंबर्ड रिंग होता है और पिरामिडीन जो होता है वो 6 मेंबर्ड रिंग होता है। ठीक है, तो जब 9 मेंबर्ड रिंग और जब 6 मेंबर्ड रिंग, फॉर एग्जांपल आप समझेंगे ऐसे कि अगर ये 9 मेंबर्ड रिंग है और ये 6 मेंबर्ड रिंग है, तो ये 9 मेंबर्ड रिंग जब भी पेयरिंग करेगा, ये भी मैंने बता दिया कि हमेशा प्यूरिन जो होता है वो बॉन्ड फॉर्म करता है किसके साथ? पिरामिडीन के साथ। जो प्यूरिन है वो हमेशा बॉन्ड किसके साथ बना रहा है? पिरामिडीन के साथ। अगर ये मेरा प्यूरिन है और ये मेरा पिरामिडीन है, तो जब ये प्यूरिन और पिरामिडीन बॉन्ड को बना रहे होंगे तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा थ्रू आउट द डीएनए मॉलिक्यूल, ये भी हमेशा क्या रहने वाला है? सिमिलर रहने वाला है। क्या बोले? फिर से एक बार ध्यान देंगे कि अगर ये मेरा प्यूरिन है और ये अगर मेरा पिरामिडीन है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, बॉन्ड डिस्टेंस जो होगा, ये भी हमेशा थ्रू आउट द डीएनए मॉलिक्यूल क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। दैट इज वाई ये जो दो डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बीच का दूरी भी, डिस्टेंस भी हमेशा क्या रहने वाला है? सिमिलर रहने वाला, जो कि होता है 2 नैनोमीटर, जिसको आपके 2 नैनोमीटर, डिस्टेंस बिटवीन 2 डीएनए स्ट्रैंड्स के बीच का दूरी भी क्या होता है? 2 नैनोमीटर होता है। तो आज हमने बेसिकली जाना डीएनए के बारे में, डीएनए के कुछ साइलेंट फीचर्स के बारे में, डीएनए के डिस्कवरी के बारे में। नाउ इन द नेक्स्ट वेरी क्लास वी विल बी लर्निंग द पैकेजिंग ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल्स, जिसमें हम कुछ जानेंगे कुछ प्रोटीन्स के बारे में, हिस्टोन प्रोटीन्स के बारे में, नॉन हिस्टोन प्रोटीन के बारे में। फिर उसमें हम पढ़ेंगे कि नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होता है, हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन। फिर हम पढ़ेंगे कि हिस्टोन प्रोटीन जो यूकैरियोटिक में बाइंड करने के लिए यूज़ होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, H1, H2A, H3, H2B, H4। ठीक है, ये 5 प्रकार के होते हैं जो बाइंड करने में मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं? मदद करते हैं इन प्रोकैरियोट्स। अगेन इन यूकैरियोट्स में हम पढ़ेंगे कि यूकैरियोट्स में न्यूक्लियोइड क्यों कहते हैं। ठीक है, तो ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।